नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो खबर है, नर्सिंग पदों पर बाहरी लोगों के आवेदन का विरोध। तो यहाँ दोस्तों विरोध होना शुरू हो चुका है। 1 से 2 दिन पहले दोस्तों एक खबर आई थी कि समूह ग की भर्तियों में अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। खासकर दोस्तों 1564 पदों पर नर्सिंग अधिकारी की जो भर्ती है उसको लेकर ये मामला था। तो यहाँ दोस्तों अब विरोध होना शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ जो है, जो छात्र हैं, चिकित्सा के जो छात्र हैं, उन्होंने दोस्तों अपना विरोध स्टार्ट कर दिया है। तो उसी को लेकर ये खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नर्सिंग पदों पर बाहरी लोगों के आवेदन का विरोध शुरू। संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के कार्यक्रम में मौजूद मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात कर नर्सिंग पदों पर बाहरी लोगों के आवेदन का विरोध किया। डोईवाला के तरली जोली जीव शक्ति गार्डन में प्रतिनिधि ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट और डोईवाला विधायक ब्रजेश भूषण गरोला से मुलाकात की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलवान ने बताया कि नरसिंह के भर्ती पद 12 साल के बाद निकली है। इस भर्ती में कुछ बाहरी राज्यों के लोग फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन कर रहे हैं। वहीं कुछ बाहरी राज्यों के युवकों ने उच्च न्यायालय में केस दायर कर नर्सिंग अधिकारी के पदों पर आवेदन करने की अनुमति मांगी है। संगठन इसका विरोध करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि नर्सिंग अधिकारी के पद पर बाहरी राज्यों के युवाओं के आवेदन स्वीकार किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंत्री ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विरोध शुरू होना स्टार्ट हो चुका है। नर्सिंग पदों पर जो आवेदन करने वाले बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो दोस्तों देखना होगा कि क्या होता है आगे इस प्रकरण में। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है। दोस्तों यहाँ आनन फानन में सरकार ने लीपापोती कर दी है। तो दोस्तों 12 फरवरी से पहले जो है नकल विरोधी कानून आ चुका है। उसी को लेकर यह खबर है। सीएम ने अनुमोदन के 24 घंटे में राजभवन ने दी मंजूरी। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राज्य भवन ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के 24 घंटे के भीतर अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। मालूम हो कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सख्त कानून बना रही है। इसके गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही हरी झंडी दे दी है। तो दोस्तों क्या है नकल रोधी कानून, अब वो भी सुन लीजिए। यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध पत्र तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि नकल कराने में दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। साथ ही 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इस प्रकार कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो उसके लिए भी यही सजा लागू होगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों क्या है, दूसरा पॉइंट, नकल करते पकड़ा गया परीक्षार्थी चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से 2 से 5 साल को डीबार रहेगा। यदि वह दोषी साबित हो जाता है तो फिर वह आगे 10 साल तक की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेगा। वहीं दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है नकल रोधी कानून का, भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए नकल कराते पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी के लिए भी सख्त सजा तय की गई है। इसके तहत इसे 3 साल की कैद या न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो यह सजा दुगनी हो जाएगी, यानी न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना लागू होगा। तो जो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः 5 से 10 वर्ष के लिए भी डीबार रहेगा। फिर दोषी साबित होने पर उसे आजीवन के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 4 पॉइंट को मिलाकर यहाँ दोस्तों नकल रोधी कानून आ गया है उत्तराखंड में। दोस्तों जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या कहा है इस पर, जैसे ही नकल रोधी कानून आया, देश के सबसे सख्त नकल रोधी कानून के अध्यादेश को त्वरित मंजूरी के लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह को हार्दिक आभार। अब प्रदेश में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में नकल
विरोधी कानून लागू होगा। वहीं दोस्तों एक कानून बनने में कई दिन, कहीं हफ्ते, कहीं महीने लग जाते हैं, लेकिन अब सरकार पर दबाव है, उसके चलते यहाँ 24 घंटे से भी कम समय में दोस्तों उस पर विचार विमर्श किया जाता है और प्रदेश में दोस्तों कानून लागू किया जाता है। तो यह सरकार के दबाव वाली बात है, वरना कोई भी कानून लगने में दोस्तों यहाँ जो है एक हफ्ता, एक महीना या एक साल भी लागू करने में यहाँ सरकार को पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों एक बड़ी बात है, जो नकल रोधी कानून है, युवाओं की शक्ति ने दोस्तों एक बार फिर दिखा दिया है सरकार को, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। युवा की जो शक्ति है वो किसी भी देश, किसी भी राज्य को अपनी तरफ मोड़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ जो है 24 घंटे में नकल विरोधी कानून यहाँ आ जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, पीआरडी जवानों के आश्रितों को मृतक कोटे से मिलेगी सरकारी नौकरी, उसका आदेश आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीआरडी जवानों के आश्रितों को मृतक कोटे से मिलेगी नौकरी, शासनादेश जारी। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सरकार जो है, जो दोस्तों सेवा करते हुए जो लोग या कर्मचारी दोस्तों यहाँ जीवन अपना गंवा देते हैं, उनको कोटे के तहत सरकारी नौकरी दी जा रही है। सरकार इस पर काम कर रही है। उसी को लेकर यहाँ दोस्तों कुछ युवाओं को यहाँ नौकरी दी गई है। पहली बार लागू हुई पीआरडी के लिए यह व्यवस्था, दिव्यांग आश्रितों को भी मिलेगा लाभ। निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश ने प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवानों को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग की ओर से मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि पिछले 5 साल में नौकरी के दौरान मृत्यु और दिव्यांग हुए जवानों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ जो है पीआरडी के जवानों को जो सेवा करते हुए दोस्तों शहीद हुए दोस्तों, उनके कोटे के आधार पर यहाँ उनको नौकरी दी जानी है। जो उनके दोस्तों यहाँ जो है पीआरडी के जवानों को दोस्तों अब की बार जो सेवा करते हुए जवान शहीद हुए हैं या दोस्तों अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दोस्तों किसी तरह से दोस्तों दिव्यांग हुए हैं, तो उन्हें जो उनके आश्रित हैं उनको नौकरी मिलने जा रही है। सरकार का ये अच्छा फैसला है। अनुकंपा के आधार पर इन्हें मिलेगी नौकरी। तो दोस्तों कुछ कैटेगरी बनाई गई है, तो उन्हीं के आधार पर दोस्तों जो उनके आश्रित हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। मृतक या दिव्यांग पीआरडी जवान की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र, मृतक पीआरडी स्वयंसेवक अविवाहित था, जो आश्रित अविवाहित भाई बहन या विधवा माता को यहाँ नौकरी दी जाएगी। तो यह अच्छी पहल है सरकार की और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए 9 को हल्द्वानी में महारैली का आयोजन होने वाला है, उसी को लेकर यह खबर है। तो दोस्तों यहाँ जो है प्रदेश सरकार विभिन्न मुद्दों से उलझी हुई है। एक मुद्दा यह है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ लगातार कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के बैनर तले 19 फरवरी को हल्द्वानी में महारैली का आयोजन होगा। इससे पुरानी पेंशन के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा और महामंत्री सीताराम पोखरियाल ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद कर्मचारियों के लिए पुरानी जीपीएस पेंशन योजना समाप्त कर नवीन पेंशन योजना लागू की गई। पूरे सेवा काल में कर्मचारी का काटा गया अंशदान एनपीएस से कर्मचारी के भविष्य को अंधकार में ला दिया गया। रिटायर होने के बाद अब कर्मचारी को महज 500 रुपये, 1000 रुपये तक पेंशन मिल रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे सकती है, क्योंकि केंद्र ने इस योजना को अनिवार्य नहीं किया है। यही वजह है कि जो देश के कई राज्यों में कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिल रहा है। हल्द्वानी में महारैली में आयोजन की ताकत का एहसास कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है जो दोस्तों सदस्य बने हुए हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ दोस्तों केंद्र सरकार ने इसको जो पुरानी पेंशन है उसको कुछ राज्यों में लागू किया गया है, वो अपने राज्य के विवेक पर है। वो पुरानी पेंशन जो कि तुम लागू करना चाहते हैं या नई पेंशन पर लागू करना चाहते हैं, वो सरकार ने, जो केंद्र सरकार है उसने राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है। लेकिन यहाँ जो है जो उत्तराखंड की सरकार है उसने यह नई पेंशन लागू कर दी थी और उस स्कीम के तहत दोस्तों यहाँ जो है जो रिटायर कर्मचारी है उसे 500 से 1000 रुपये पर महीना मिल रहा है। अब पुरानी पेंशन को लेकर यहाँ जो है
अब हल्द्वानी में 19 फरवरी को रैली होने वाली है, उसी को लेकर यह खबर थी। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो लास्ट न्यूज़ है वो बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने वाली संबंधित याचिका खारिज हो चुकी है। दोस्तों कुछ नेताओं द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उसमें एक याचिका डाली गई है कि यहाँ भारत में बीबीसी न्यूज़ को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यह दोस्तों सरकार के खिलाफ बोल रही है। और दोस्तों आपको पता है कुछ समय पहले जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बायोग्राफी बनाई गई थी इसके द्वारा, और उसमें कुछ नेताओं द्वारा यहाँ इसको बैन करने की मांग की गई थी। तो अब इस चैनल को भी यहाँ बैन करने की मांग की जा रही है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों जो भी सरकार के खिलाफ यहाँ बोलता है उसको दोस्तों या तो बंद करने की कोशिश की जा रही है या दोस्तों उस पर प्रतिबंध यहाँ लगाया जा सकता है। तो एक मामला बीबीसी न्यूज़ पर है। दोस्तों आपको पता है ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी है जो विभिन्न देशों में अपनी जो रिपोर्ट है, जो पब्लिक जो ओपिनियन आते हैं उसी के आधार पर दोस्तों ये अपना जो ब्रॉडकास्ट है वो करती है। तो उसी के संबंध में दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ जो है बीबीसी न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका डाली गई। बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने संबंधित याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित विवादित वृत्तचित्र के मद्देनज़र भारत के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले संबंधित याचिका शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह पूरी तरह गलत विचार है। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुरेंद्रेश की पीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान वीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया। मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने कहा यह पूरी तरह से गलत विचार पर आधारित याचिका है और इसमें कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने शीर्ष अदालत से वृत्तचित्र जारी करने के लिए समय पर ध्यान देने पर आग्रह किया और कहा कि स्थिति तभी ऐसी है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एक भारतीय हैं। पीठ ने कहा क्या आप मानती हैं कि इस वृत्तचित्र से कोई फ़र्क पड़ेगा? उन्होंने कहा यह क्या है यह क्या चाहती हैं कि हम पूर्ण प्रतिबंध लगा दें? भारत और यहाँ की सरकार के मामले में बीबीसी के पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वृत्तचित्र भारत और उसके प्रधानमंत्री की वैश्विक उदय के खिलाफ गहरी साजिश का परिणाम है। तो दोस्तों यहाँ जो है काफ़ी दलीलें दी गई, लेकिन यहाँ जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने साफ तरह से कह दिया कि यह कोई मुद्दा नहीं है। वो अपनी राय रखते हैं, बीबीसी न्यूज़ जो है जांच पड़ताल कर अपनी राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं उस पर वो उसका ब्रॉडकास्टिंग है और मीडिया सबसे ऊपर है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई संशय नहीं है कि कोई न्यूज़ आकर किसी के बारे में डाल दे और लोग उससे भ्रमित हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ जो है जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको दोस्तों प्रतिबंध लगाने की यहाँ साजिश की गई है। तो दोस्तों यहाँ जो है फिलहाल तो बीबीसी न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाने की जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है। भविष्य में हो सकता है बीबीसी न्यूज़ को भारत में भी बंद कर दिया जाए। पहले ही 1 से 2 देश में इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जो है बीबीसी न्यूज़ का किसी भी देश या किसी भी उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जो रिपोर्टिंग होती है उसकी वो पब्लिक रिपोर्टिंग होती है। पब्लिक में जाकर ही दोस्तों वो कुछ ना कुछ अपने वीडियो के ज़रिए लोगों को बताती है, लेकिन यहाँ अब उस पर भी बैन लगाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।